नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बाई सिटी की बुक से उत्तर प्रदेश अध्याय वार सॉल्व पेपर का चैप्टर फर्स्ट भारतीय इतिहास, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में विभिन्न एग्जाम्स में जो इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता पहला टॉपिक है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा काल का पुरास्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ केरल के मध्य स्थित खादिर द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खादिर द्वीप में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन है? किला है, मध्य नगर है और निचला नगर है। इन 3 भागों में धौलावीरा डिवाइडेड था। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? दर्शाया नहीं गया था। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, गाय को नहीं दर्शाया गया था। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। मोहरों और टेराकोटा पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। लेकिन क्वेश्चन 3 देखते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। हिंदी में कहते हैं मृतकों का टीला, इंग्लिश में माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा और 11.88 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा था। क्या? स्नान कुंड। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये सही हो गया। अब देखिए क्या उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडार किया? नहीं किया, गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान, पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों को कवर करती है? नहीं करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे? नहीं पालते थे। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कपास। कपास भारत की एक प्रमुख फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। इसके अतिरिक्त हड़प्पा निवासी गेहूं, जौ, चावल, चना, तिल आदि की खेती करते थे। गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विनाश के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी? ग्रिड। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? हड़प्पा के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एस.आर. राव। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने की थी 1955 ईस्वी तथा 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य। सिंधु घाटी में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां से घोड़ों की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। इस स्थल की खोज 1964 ईस्वी में
जेपी जोशी ने की थी। लोथल से घोड़ों की लघु टेराकोटा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मृण मूर्तियों जिसे टेराकोटा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। कालीबंगा, रोपड़ और लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल। 3। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर की थी। यह सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति से जो क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में आए हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। क्या? प्राचीन हिंदू समाज में एक अनिवार्य संस्कार था। इस संस्कार के पश्चात ही बालक वेद वेदांगों के अध्ययन का अधिकारी हो पाता था तथा सावित्री मंत्र का उच्चारण कर सकता था। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? कहाँ से उद्धृत है ये सबको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। उल्लेखनीय है कि चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। यह ज्ञान विज्ञान मूल आध्यात्मिक स्रोत है। इसमें ईश्वर और आत्मा संबंधी ज्ञान पर जोर दिया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है अध्यापक के निकट बैठे हुए विद्यार्थी तक पहुंचाया गया ज्ञान। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद की बात की जा रही है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऋग्वेद में इंद्र की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। इसमें 1028 सूक्त व 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा उपयुक्त सभी ग्रंथों में अपराध तथा अपराधी का जिक्र आता है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद का पंचविंश, तांडव और जैमिनी आदि सामवेद का तथा गोपद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र सविता यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 में ही मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। ठहरो राम। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा योग वेद नहीं है। धनुर्वेद और शस्त्र शास्त्र आयुर्वेद उपवेद हैं, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है।
फिर से देखिए, धनुर्वेद है जो यजुर्वेद का उपवेद है, और आयुर्वेद है जो यो वो ऋग्वेद का उपवेद है। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्षा एवं चक्रवात के। ऋग्वेद ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। तीसरा टॉपिक आता है भारतीय इतिहास का बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने डैश में धम्मचक्कपत्तनम सूत्र, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में दिया था। सारनाथ को अन्य नाम ऋषिपत्तनम, मृगदाव से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, अगर सारनाथ ऑप्शन में नाम ले, ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी मिल सकता है ऑप्शन। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपशाखा पिटक। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया गया है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक में सूत्र पिटक बुद्ध के प्रवचन, त्रिपिटक में सूत्र पिटक बुद्ध के प्रवचन, अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचारों का संकलन, और विनय पिटक बौद्ध संघ संबंधी नियम का उल्लेख है। विनय पिटक बौद्ध संघ संबंधी नियम का उल्लेख है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व में सबसे ऊंची 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। ओके, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इस क्वेश्चन में सब उनसे संबंधित जीवनी संबंधित सब कुछ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कुशीनगर में। अब देख लीजिए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नवत हैं। घटना और स्थल: जन्म कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। गृह त्याग महाविनिष्क्रमण, राजगृह। ज्ञान प्राप्ति बोध गया, बिहार में हुआ था। और मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये चारों घटनाएं याद रखेंगे, कहाँ कहाँ घटी, और गृह त्याग को क्या? महाविनिष्क्रमण, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहाँ? कुशीनगर। और राजगृह याद रखेंगे। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को अपना शिष्य बनाया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में
यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? सबसे पहले बुद्ध ने किनको अपना शिष्य बनाया? तपस्सु और भल्लिक, ये दो बंजारे थे, इनको शिष्य बनाया। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों? क्यों? क्योंकि थे गौतम बुद्ध को जन्म बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। जहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और उनका देहांत कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था? 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बौद्धों के लिए सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन था बौद्धों के लिए बोध गया क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी तरह सारनाथ ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसीलिए सारनाथ महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अतः यह स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी। जैन धर्म महावीर जीवन एवं शिक्षाएं, ये टॉपिक नंबर 4 है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? कैवल्य का अर्थ क्या है बताइए भाई। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। और कैवल अर्थात ब्रह्मा विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो। कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर कैवल्यन कहलाए। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे कौन? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? अभी मैंने बताया था, ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ और 22वें अरिष्टनेमि और 23वें पार्श्वनाथ एवं 24वें महावीर थे। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में है। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और इन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। सही विश्वास होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, सही आचरण होना चाहिए। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी
जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत अर्थ मागधी भाषा में दिए। जैन धर्म के तीर्थ हैं सम्यक दर्शन सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, सम्यक आचरण सही आचरण। भारतीय इतिहास का 5वां टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश सम्राट अशोक। मौर्य वंश सम्राट अशोक मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। विदेशी यात्री भारत में यात्रा समय रचनाएं मेगस्थनीज 304 299 चंद्रगुप्त मौर्य इंडिका फायान 399 414 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को फोकुकी ह्वेनसांग 630 643 हर्षवर्धन सी युकी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने वहां 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली तथा दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिल्पलेख में मिलता है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सारनाथ में। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ सटाए खड़े हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। नाम प्रिय भ्राबू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी जबकि मास्की में बुद्ध शाक्र कहा गया है। अशोक के नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलता है। ये अभिलेख हैं मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उड़ेगोलम। जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रादामन में भी अशोक का नाम है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। समझे? ओके साई। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा स्तंभ। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व में हुआ। स्तंभों की यष्टि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इन पर इतनी बढ़िया पॉलिश है कि वे आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। वाह वाह। कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कामरूप नहीं था, कश्मीर था, गुर्जर था और कर्नाटक भी था। अशोक के सम्राट में अफगानिस्तान, हिंदू कुश, हिमालय क्षेत्र, ब्रह्मागिरी वर्तमान में कर्नाटक, काठियावाड़, गुर्जरा, मध्य प्रदेश, कश्मीर व बंगाल की खाड़ी आदि शामिल थे, किंतु उसके साम्राज्य में कामरूप शामिल नहीं थे। बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? का निर्माण अशोक ने करवाया था। यह बौद्ध स्तूप के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना है। भारतीय इतिहास का 6वां टॉपिक
गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो और फायान और ह्वेनसांग। चलिए बताइए। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले ह्वेनसांग आया, फिर टॉमस रो आया, फिर बाद में फायान आया। फायान कब आया? 399 414 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। ह्वेनसांग कब आया? 630 643 ईसा पूर्व हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। टॉमस रो आया 1616 और 1619 जहांगीर के शासनकाल में आया। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। यह भारत में औषधि विज्ञान के जन्म थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक धन्वंतरी भी थे। अन्य छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट और घट करपर, बररुचि, अमर सिंह और बरहा मेहर एवं कालिदास थे। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता, इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। खगोलविद बरहा मेहर एवं और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा विक्रमादित्य। खगोलविद बरहा मेहर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय 375 475 ईसा पूर्व के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी जिनके नाम निम्न प्रकार थे: कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु और बेताल भट्ट और घट करपर, बरहामिर और बररुचि। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संबंध है। विक्रम संवत के प्रणेता सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को माना जाता है जिन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना की थी। संवत प्रारंभ और प्रणेता विक्रम संवत 98 ईसा पूर्व विक्रमादित्य, शक संवत 78 ईसा पूर्व कनिष्क, हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व पैगंबर मोहम्मद शाह। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? राइट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल और बिहार, उड़ीसा। हर्षवर्धन वंश का महान राजा था पुष्यभूति। इसने 606 से 647 तक शासन किया। इसका नियंत्रण 5 इंडीज पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की है। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयाग वह स्थल जहां हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा थानेश्वर। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज किया। राजवर्धन की हत्या के पश्चात हर्षवर्धन 606 में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। राजपूत काल भारतीय इतिहास का 8वां टॉपिक है राजपूत काल।
12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा तोमर वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कन्नौज में 1194 में। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार हुई और वह मारा गया। मोहम्मद गोरी ने ही मार डाला। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राजपूत। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, प्रतिहार एवं गहड़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा पूर्वी। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। ठीक है। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जो कि 750-1161 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश का पहला शासक कौन था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण कराया था। भारतीय इतिहास का टॉपिक 9 सल्तनत काल। कुतुब उद दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? आगे हैं। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह गौरी का गुलाम था। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काल क्रमानुसार क्या है? चौथा क्या है? इल्तुतमिश हो जाएगा। तीसरा क्या है? खिलजी हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर कौन है? शेरशाह आया था। लास्ट में अकबर। इनका ये काल क्रमानुसार है। इल्तुतमिश सम्मी वंश और 1240-1236 याद रखना। 1240 से 1236। अलाउद्दीन खिलजी वंश 1296-1316। शेरशाह सूरी सूरवंश 1540-1545। अकबर मुगल वंश 1556 और 1605। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बलवन। लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशी शासक बलवन ने अपनाई। बलवन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा सुल्तान की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए यह नीति अपनाई। बलवन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सजता तथा पैबोस प्रथा का भी आरंभ किया। बलवन ने नवरोज उत्सव शुरू करवाया, जिसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। बी इब्न बतूता 1333 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के
काल में भारत आया था। यह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम शेख फतेह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत को रेहला में लिपिबद्ध किया। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1398। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद 1394-1412 ईस्वी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करौना जनजाति से था। करौना जनजाति। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 1296 से 1316। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296-1316 ईस्वी तक थी। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान: गुजरात विजय 1298, जैसलमेर विजय 1298, रणथंभौर विजय 1301, चित्तौड़ आक्रमण 1303। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सैयद वंश। खिज्र का दिल्ली सल्तनत से सैयद वंश 1414-1450 ईस्वी का संस्थापक था। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। ध्यातव्य है कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा।